17 साल के एक लड़के को अचानक पता चलता है कि दुनिया में एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जो आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। गहरे समंदर के बीच इस आइलैंड को जन्नत का एक टुकड़ा कहना भी गलत नहीं होगा, जहां हीरे, मोती, धन दौलत, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस खूबसूरती के बीच ही छिपा था एक भयानक काला सच। धीरे धीरे वो ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो आपको भी हैरान कर देंगी। क्या है इस आइलैंड पर? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं सामिया हाजिर हो गई हूँ 2012 में रिलीज हुई शानदार एडवेंचर मूवी जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड की एक्सप्लेनेशन लेकर। तो चलिए आज और कोई बात ना करके सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के शॉन एंडरसन को देखते हैं जो पुलिस से बचकर बाइक से भाग रहा है। पुलिस लगातार उसका पीछा करती है, लेकिन वो जबरदस्त स्टाइल में बाइक चलाकर बार बार उन्हें चकमा देता रहता है। इस बीच वो कई बार बड़े हादसों से बाल बाल बचता है। आखिर में वो एक आदमी के घर में घुस जाता है। वहाँ से निकलते वक्त उसके चेहरे पर एक कपड़ा लिपट जाता है। उसे फेंककर वो सामने की दीवार के ऊपर से बाइक के साथ एक खतरनाक जंप लगाकर एक स्विमिंग पूल में जा गिरता है। किसी तरह तैरकर पूल से बाहर निकलते वक्त वो देखता है कि उसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े हैं। यानी इतनी देर की सारी मेहनत बेकार चली गई। पुलिस उसे पकड़कर ले ही जा रही थी कि तभी वहाँ उसके सौतेले पिता हैंक आ जाते हैं। हैंक किसी तरह पुलिस से बात करके उसे छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसके लिए शॉन शुक्रिया अदा करना तो दूर उल्टा गुस्सा दिखाकर चला जाता है। लेकिन घर लौटने पर उसकी माँ भी उससे पूछताछ करने लगती है। दरअसल पुलिस उसका पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक सीक्रेट सैटेलाइट फैसिलिटी के अंदर घुस गया था। लेकिन 17 साल के एक लड़के का ऐसी जगह पर क्या काम? शॉन इसका कोई जवाब ना देकर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद हैंक के कई बार नॉक करने पर शॉन दरवाजा खोलता है। हैंक देखता है कि शॉन अपने हाथ में एक चिट्ठी लेकर बड़े ध्यान से उसे देख रहा है। उसके कई बार पूछने पर शॉन बताता है कि इस चिट्ठी में लिखी बातें असल में कुछ मैसेज हैं कुछ दिनों से। उसके रेडियो पर एक वर्नियन किसी सीक्रेट जगह से ये मैसेज भेज रहा है। यहाँ वर्नियन असल में वो लोग होते हैं जो मशहूर लेखक जूल्स वर्न के रहस्यमयी उपन्यासों को पढ़कर उनमें से रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं। कई लोग मानते हैं कि जूल्स वर्न की किताबों में बहुत सी सीक्रेट जगहों के बारे में इशारों इशारों में बताया गया है, इसलिए वो उनकी तलाश करते रहते हैं। शॉन के पास भी एक वर्नियन ने मोर्स कोड के जरिए कुछ मैसेज भेजे हैं, लेकिन उसके पास मौजूद इक्विपमेंट उतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए नेटवर्क बूस्ट करने के लिए ही वो सैटेलाइट फैसिलिटी में घुस गया था। हैंक तब उसे बताता है कि इन मैसेजेस का मतलब वो आसानी से पता लगा सकता है, क्योंकि नेवी में रहने के दौरान मोर्स कोड उन्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया था। शॉन के लिखे हुए मैसेज की पहली लाइन पढ़कर वो बताता है कि वहाँ लिखा है द आइलैंड इज रियल। ये बात सुनते ही शॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो जल्दी से जूल्स वर्न की लिखी मिस्टीरियस आइलैंड किताब ले आता है और कहता है कि जिस आइलैंड की बात इस किताब में की गई है वो असल में भी मौजूद है। हैंक आगे बताता है कि मैसेज के अगले हिस्से में द सन ऑफ स्टीवन और 1883 लिखा है। इससे वो समझ जाते हैं कि मैसेज में मशहूर लेखक रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के 1883 में पब्लिश हुए उपन्यास ट्रेजर आइलैंड की बात हो रही है। शॉन वो किताब ढूंढकर निकाल लेता है और मैसेज के आखिरी हिस्से से वो जोनाथन स्विफ्ट की लिखी गलिवर्स ट्रैवल्स का नाम पता करते हैं। ये तीनों किताबें एक रहस्यमय द्वीप के बारे में लिखी गई हैं। हालांकि उनकी कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन शॉन को यकीन है कि ये आइलैंड असल में भी मौजूद है। हैंक देखता है कि तीनों किताबों के पहले पेज पर 3 मैप हैं। अचानक उसे मैप्स के बीच एक पैटर्न दिखाई देता है। वो लैंप की रोशनी में मैप्स को मोड़कर मिलाने लगता है। देखा जाता है कि तीनों मैप मिलकर एक परफेक्ट मैप तैयार हो जाता है। यही असल में उस रहस्यमय आइलैंड का मैप है। यहाँ तक कि आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स भी वहाँ दिए हुए हैं। ये आइलैंड पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के द्वीप देश पलाऊ के पास समंदर में किसी जगह छिपा हुआ है। इस बात को कंफर्म करने के बाद शॉन तुरंत आइलैंड जाने के लिए अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तब हैंक उससे कहता है कि कॉलेज छोड़कर वो इस आइलैंड पर कैसे जाएगा, और ये कोर्स किसी पागल ने उसके पास नहीं भेजे हैं, इसकी क्या गारंटी है? शॉन तब कहता है कि उसे यकीन है ये कोर्स उसके दादा अलेक्जेंडर एंडरसन ने भेजे हैं। वो खुद भी एक वर्नियन होने के नाते इस आइलैंड को ढूंढ रहे थे और पिछले कई सालों से वो लापता हैं। शॉन साफ कह देता है कि ये आइलैंड उसके लिए हैंक से भी ज्यादा कीमती है,
इसलिए वहाँ जाए बिना वो किसी भी हाल में नहीं मानेगा। हैंक वैसे काफी अच्छा इंसान था, इसलिए शॉन से बुरा बर्ताव मिलने के बावजूद वो उसे बेटे की तरह ही देखता था। इसलिए उसका दिल कहता है कि इस आइलैंड पर जाने के लिए उसे मान जाना चाहिए। इसलिए वो शॉन की माँ को भी समझा बुझाकर मना लेता है। फिर वो अपना और शॉन का पासपोर्ट बनवाकर उसे सरप्राइज देता है। शॉन तो खुशी से झूम उठता है। खैर, दोनों फ्लाइट से पहले पलाव पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का सफर उन्हें समंदर से करना होगा। शॉन पहले एक बोट कैप्टन को उस आइलैंड पर ले जाने के लिए मनाना चाहता है, लेकिन वो आदमी मैप की लोकेशन देखते ही कह देता है कि इस जगह जाना मतलब मौत के दूत के पास जाना है, क्योंकि समंदर की सबसे खतरनाक इस जगह पर बड़े बड़े तूफान आते रहते हैं। इसलिए इस जगह को जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ तक कि शॉन उसे $1000 भी ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं मानता। ठीक तभी $1000 की बात सुनकर पास से एक आदमी आकर बताता है कि उसका नाम कैप्टन गबाटो है। वो खुद को पलाव का सबसे बेस्ट कैप्टन बताकर कहता है कि इस जगह सिर्फ वही उन्हें ले जा सकता है। ये बात सुनकर हैंक और शॉन खुशी खुशी उसके पीछे पीछे जाकर एक बड़ा सा यॉट देखते हैं। यॉट देखकर वो सोचते हैं कि यही गबाटो का जहाज है, लेकिन जब वो पास में खड़े एक टूटे फूटे हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करता है, तब हैंक और शॉन दोनों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन गबाटो के बुलाने पर हेलीकॉप्टर के अंदर से उसकी बेटी कैलानी बाहर आती है, तो उसे देखकर शॉन पूरी तरह फिदा हो जाता है। पहले तो ये हेलीकॉप्टर देखकर वो नाक मुंह से कोड़ रहा था, लेकिन अब वो कैलानी को आइलैंड की लोकेशन दिखाकर उन्हें वहाँ ले जाने को कहता है। लेकिन उस बोट कैप्टन की तरह वो भी बताती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। तब गबाटो उसे एक तरफ ले जाकर कहता है कि ये लोग $1000 देने को राजी हैं, जो उसकी ट्यूशन फीस में काम आएंगे। कैलानी तब शॉन से कहती है कि उसे $2000 चाहिए, और अगर उन्होंने बात बढ़ाई तो वो 3000 पर पहुंच जाएगी। मजबूर होकर हैंक और शॉन मान जाते हैं और उस टूटे फूटे हेलीकॉप्टर में ही उनका सफर शुरू होता है। इस हेलीकॉप्टर को देखकर ही लगता है कि वो किसी भी पल क्रैश कर जाएगा, लेकिन फिर भी गबाटो किसी तरह उसे आइलैंड की लोकेशन की तरफ ले जाना चाहता है। लेकिन अचानक उनके सामने की तरफ एक भयानक तूफान शुरू हो जाता है। तूफान की हालत देखकर सब घबराने लगते हैं, लेकिन शॉन उनसे कहता है कि उन्हें ठीक तूफान के बीच में ले जाना होगा, क्योंकि वहीं पर है वो रहस्यमयी आइलैंड। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और हैंक भी हेलीकॉप्टर घुमाने को कहता है। लेकिन तब गबाटो बताता है कि ये हेलीकॉप्टर वो नहीं चला रहे हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर अब उन्हें चला रहा है। यानी हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर के कई हिस्से टूट गए हैं। देखते ही देखते तेज तूफान में हेलीकॉप्टर का रोटर टूट जाता है और वो चरखी की तरह घूमते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। आखिरकार वो जमीन से टकराता है और सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन रेत से भरे एक बीच पर क्रैश होने की वजह से वो सब बच जाते हैं और सब देखते हैं कि कुछ दूर जंगलों से घिरा एक आइलैंड दिखाई दे रहा है। शायद यही है वो रहस्यमयी आइलैंड। हैंक सबको अपनी जरूरी चीजें उठाने के लिए कहता है। शॉन को अचानक बीच के एक किनारे एक गुफा दिखाई देती है। उस अंधेरी गुफा के रास्ते से वो बाहर आते हैं और तभी वो अपने सामने एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा आइलैंड देखने में किसी सपनों की जन्नत जैसा लग रहा था। हवा में लिटरली विशाल साइज की तितलियां उड़ रही थीं और कुछ ही दूर एक विशाल ज्वालामुखी था। इसके बाद वो वहाँ छोटे छोटे साइज के हाथी भी देखते हैं। ये आइलैंड ही वो मिस्टीरियस आइलैंड है, इसमें अब कोई शक नहीं था। अचानक दूर से धुआं उठ देखकर वो मान लेते हैं कि वही उसके दादा की कैंपिंग साइट है, इसलिए वो उस तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कैलानी तुरंत अपने पिता को लेकर बीच पर वापस जाना चाहती है। तब शॉन कहता है कि इस तूफान के बीच उन्हें बचाने के लिए जहाज या प्लेन कुछ भी नहीं आएगा। हैंक भी उसकी बात से सहमत होकर कहता है कि इससे बेहतर है अगर शॉन के दादा को ढूंढ लिया जाए तो उनके रेडियो के जरिए कहीं मैसेज भेजकर आइलैंड से बाहर निकलने का इंतजाम किया जा सकता है। इसलिए सब अब उस धुएं की तरफ चलने लगते हैं। इस तरह वो अजीब से पत्थरों के ऊपर से चलते हुए अचानक गबाटो का पैर एक पत्थर के अंदर कुछ धंस जाता है। चिपचिपे हिस्से को देखकर हैंक समझ जाता है कि ये असल में पत्थर नहीं बल्कि किसी जानवर के
अंडे हैं। अब अगर अंडे इतने बड़े साइज के हैं तो जानवर कितना बड़ा होगा। दिमाग में ये सवाल घूम ही रहा था कि उन्हें इसका जवाब मिल जाता है। कुछ दूर से दहाड़ सुनकर वो एक विशालकाय छिपकली देखते हैं। इस जाइंट साइज की छिपकली को देखकर लिटरली ड्रैगन लग रहा था। हैंक सबको लेकर बहुत सावधानी से मूव करना चाहता था, लेकिन तभी गबाटो एक अंडे का खोल तोड़कर उसके अंदर घुस जाता है। अंदर मौजूद चिपचिपे पदार्थ में लथपथ होकर वो अंडे के अंदर से बाहर निकलता है और उसके साथ बाहर आता है छिपकली का बच्चा। उस बच्चे और गबाटो की चीख सुनकर छिपकली को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। अब वो जायंट जानवर उनका पीछा करना शुरू कर देता है और सब जान बचाकर जंगल की तरफ भागते हैं। किसी तरह उससे बचकर हैंक और शॉन जंगल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन गबाटो और कैलानी छिपकली के सामने आ जाते हैं। तब शॉन उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है तो छिपकली उन्हें छोड़कर उनका पीछा करने लगती है। शॉन जान बचाकर भागते भागते किसी तरह हैंक के पास पहुंच जाता है। अब वो चारों सीधे छिपकली के सामने आ जाते हैं। हैंक तब उसे डराने के लिए मशाल जलाने जाता है तो छिपकली उसे चबा डालती है। फिर हैंक कोई और चारा न देखकर उसके नाक पर ही मुक्का चढ़ देता है, लेकिन उससे तो उसका और भी भयानक रूप सामने आता है। फिर वो सीधे उन्हें निगलने ही वाली थी, लेकिन अचानक दूर से कोई सीटी बजाने लगता है। उसे सुनकर छिपकली थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसी मौके पर वो आदमी ऊपर से रस्सी से बंधे पेड़ों से छिपकली पर बार बार हमला करने लगता है। आखिर में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। तभी शॉन को पास के एक पेड़ पर दादा अलेक्जेंडर दिखाई देते हैं। सिर पर हैट पहने बूढ़े अलेक्जेंडर को देखकर वो अजीब लग रहे थे। उन्हीं की वजह से सब बच जाने के बाद शॉन उन्हें गले लगा लेता है। सब समझ जाते हैं कि अलेक्जेंडर इस आइलैंड पर बहुत दिनों से रह रहे हैं। हैंक उनसे मिलने के बाद कहता है कि उन्हें इस आइलैंड से बाहर निकलना चाहिए। अलेक्जेंडर कहता है कि बस कुछ देर में यहाँ रात होने वाली है और तब ये आइलैंड और भी खतरनाक हो जाएगा, इसलिए उन्हें आज की रात यहीं गुजारनी चाहिए। उसकी बात मानकर सब उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर सबको अपना खुद का बनाया घर दिखाता है। आइलैंड पर मौजूद पेड़ पौधों और बोट से लाई कुछ चीजों से उसने एक अजीब सा घर बनाया है। यहाँ तक कि घर की लाइटें असल में बॉक्स के अंदर बड़े साइज के जुगनू रखकर बनाई गई हैं। मतलब एकदम एडवेंचर लेवल का घर। यहाँ तक कि उसका रेडियो भी उसने खुद ही बनाया है, लेकिन रेडियो से मैसेज भेजने के लिए आसमान में मौजूद सैटेलाइट को आइलैंड के ऊपर आना होगा और ये सैटेलाइट इस पोजीशन में आएगा और 6 हफ्ते बाद। इसका मतलब उन्हें 6 हफ्ते यहीं फंसे रहना होगा। ये बात सुनकर हैंक और कैलानी बहुत निराश हो जाते हैं। वैसे भी शॉन का सौतेला पिता होने की वजह से अलेक्जेंडर हैंक से रूखा बर्ताव कर रहा था, लेकिन वो सबसे वादा करता है कि अगले दिन सुबह वो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाएगा जिसे देखकर वो हैरान रह जाएंगे। इस तरह रात गुजारने के बाद अलेक्जेंडर अपनी बात के मुताबिक ठीक अगली सुबह सबको आइलैंड के पास एक जगह ले जाता है। उस तरफ नजर पड़ते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ थी वो कहानियों में बताई गई खोई हुई नगरी अटलांटिस, जिसके बारे में जूल्स वर्न ने अपनी किताब में लिखा था। बहुत पहले लोगों ने यहाँ ये शानदार शहर बनाया था। पुराने जमाने की वास्तुकला से बने ये महल और घर बार देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। लेकिन हैंक का सवाल था कि अटलांटिस तो समंदर के नीचे होना चाहिए, लेकिन ये तो आइलैंड के ऊपर दिख रहा है। तब अलेक्जेंडर बताता है कि ये आइलैंड हर 70 साल बाद समंदर के नीचे चला जाता है, फिर 70 साल पानी के नीचे रहने के बाद फिर से ऊपर उठाता है। आइलैंड के पास मौजूद ज्वालामुखी की वजह से ऐसा होता है। वो सब मिलकर तब अटलांटिस घूम घूम कर देखने लगते हैं। अचानक हैंक को पता चलता है कि आइलैंड में बनी छोटी छोटी दरारों से खारा पानी आइलैंड में घुस रहा है। इसका मतलब है कि इस आइलैंड के पानी के नीचे जाने का समय आ गया है। लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि उसके हिसाब से इस आइलैंड को अभी 14 साल और पानी के ऊपर रहना चाहिए था। तब हैंक कहता है कि उसके नेवी के अनुभव के हिसाब से यहाँ जैसी दरारें और पानी दिख रहा है, उससे 2 से 3 दिनों में ये जगह पूरी तरह डूब जाएगी। लेकिन इतने कम समय में वो आइलैंड से बाहर कैसे निकलेंगे? तब शॉन एक शानदार आइडिया देता है। वो बताता है कि अगर नॉटिलस सबमरीन को वो ढूंढ निकालें तो तूफान में पानी के नीचे से आइलैंड से बाहर निकलना मुमकिन है। इस पुराने जमाने की सबमरीन का जिक्र जूल्स वर्न की किताब में किया गया है। कैप्टन नीमो नाम का एक एडवेंचरर इस सबमरीन से ही यहाँ आया था। यहीं की एक गुफा में उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। अलेक्जेंडर बताता है कि सबमरीन का पता लगाने के लिए उन्हें कैप्टन नीमो की गुफा से पुरानी जर्नल लेकर आनी होगी। इस गुफा का मुंह बहुत पतला
होने की वजह से अलेक्जेंडर आज तक अंदर नहीं जा पाया था। तब केलानी इस गुफा के अंदर जाने का प्रस्ताव रखती है। फिर बेलों की मदद से वो पतली सी चट्टानी गुफा के अंदर घुस जाती है। इस अजीब और डरावनी माहौल वाली गुफा के चारों तरफ बिखरी पड़ी है इंसानों की हड्डियाँ। उन्हीं के बीच कुर्सी पर बैठे हैं खुद कैप्टन नीमो। उनके हाथ में रखी है वही जर्नल। शायद कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने आखिरी सांस ली थी। इतने दिनों तक गुफा के घुटन भरे माहौल में रहकर उनका शरीर मम्मी में बदल गया है। तब केलानी उनके हाथ से जर्नल खींचती है तो एक बड़ा सा कनखजूरा बाहर निकल आता है। वो तब डर के मारे कनखजूरे को मारकर दूर फेंक देती है तो अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज होती है। अगले ही पल पूरी गुफा ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। केलानी जान बचाकर दौड़ते हुए किसी तरह जर्नल लेकर ऊपर आ पाती है। उसे खींचकर ऊपर लाते वक्त वो शॉन के ऊपर ही गिर जाती है और शॉन इससे थोड़ा खुश ही होता है। हिंदी भाषा में लिखी कैप्टन नीमो की जर्नल से पता चलता है कि नॉटिलस सबमरीन आइलैंड की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर रखी है। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। अगर कोई सेफली जाना चाहता है तो उसे आइलैंड के चारों तरफ तट से घूमकर जाना होगा, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। इससे अच्छा है आइलैंड के बीच से जाएं, तो बहुत कम समय लगेगा। लेकिन इस रास्ते में बहुत खड़ी चट्टानें और खूंखार जीव जंतु हैं। फिर भी समय की कमी के कारण सब दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। चलते चलते वो खड़ी चट्टानों की दरारों से धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जाने के रास्ते में वो बहुत सारे अजीब पेड़ और जायंट साइज के कीड़े मकोड़े देखते हैं। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ऊपर से बारिश की तरह कुछ गिरता देखकर वो उन्हें हाथ में लेकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। असल में ये थे खालिस सोने के टुकड़े, यानी दूर के ज्वालामुखी से लावे के तौर पर लिटरली सोना उड़कर आ रहा है। ये देखकर शॉन एक्साइटेड होकर उस ज्वालामुखी की तरफ जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे जाने नहीं देना चाहता क्योंकि अब उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। तब अलेक्जेंडर उससे कहता है कि शॉन को रोकने का अधिकार उसका नहीं है क्योंकि वो उसका असली पिता नहीं है। हैंक तब जवाब देता है कि वो उसका कानूनी गार्जियन है और उसके प्रति हैंक की एक जिम्मेदारी है जो अलेक्जेंडर की नहीं थी। इस तरह उनके बीच छोटी मोटी बहस हो जाती है। ये सब देखकर शॉन हैंक से नाराज होकर आगे की तरफ चलने लगता है, लेकिन तब केलानी उसे समझाती है कि पेरेंट्स उनकी सेफ्टी के लिए ही कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते, लेकिन वो उनकी भलाई के लिए ही होते हैं। इस तरह वो बात करते करते फिर से चलने लगते हैं, लेकिन आइलैंड के आखिरी हिस्से में एक विशाल खड़ा रास्ता है और उसके बीच में है बड़ी बड़ी खाइयाँ। ये रास्ता पैदल पार करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। तभी अलेक्जेंडर एक ऐसा काम करता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एक जायंट साइज की मधुमक्खी की पीठ पर बैठकर कहता है कि यही हमें आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचाएंगी। विशाल साइज की होने के बावजूद ये काफी शांत है और उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह उसे देखकर शॉन भी एक दूसरी मधुमक्खी की पीठ पर चढ़ जाता है। तब केलानी उसके साथ और हैंक और गबाटो एक और मधुमक्खी की पीठ पर चढ़ जाते हैं। फिर उन्हीं की मदद से वो आसानी से उड़कर पहाड़ क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उड़ते वक्त नीचे का नजारा किसी सपनों के स्वर्ग जैसा रहा था, लेकिन इसी बीच अचानक गबाटो की आँखों और चेहरे पर कुछ सफेद रंग का आकर गिरता है। हाथ से छूकर उसे पता चलता है कि ये असल में पक्षी की बीट है। फिर ऊपर की तरफ देखने पर वो देखते हैं एक जायंट साइज का पक्षी। इस पक्षी का मकसद है मधुमक्खियों समेत उन्हें अपने पेट में डालना। हालत बिगड़ते देख वो तुरंत मधुमक्खियों को गाइड करके जंगल के अंदर की तरफ ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे कई पक्षी एक साथ उनका पीछा करने लगते हैं। पेड़ों के बीच से खतरनाक तरीके से उड़कर वो किसी तरह पक्षियों से बचते रहते हैं, लेकिन ये चेस चलता रहता है। तब हैंक अलेक्जेंडर को एक शानदार तरकीब बताता है। वो दोनों मधुमक्खियों को एक दूसरे की तरफ गाइड करते हैं तो पक्षी भी उनके पीछे आने लगते हैं। इस तरह बिल्कुल आखिरी पल में वो एक खतरनाक टेक्निक लगाकर मधुमक्खियों को दोनों तरफ हटा लेते हैं, जिससे दोनों पक्षी आपस में टकराकर वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन दूसरे पक्षी अभी भी शॉन और केलानी का पीछा कर रहे थे। अचानक उसके झपट्टे से अपना बैलेंस ना संभाल पाने की वजह से केलानी मधुमक्खी की पीठ से फिसल जाती है। एक पल में ही वो नीचे गिरने लगती है तो सब सोच लेते हैं कि ये उसका अंत है, लेकिन नीचे
गिरने से ठीक पहले बिल्कुल आखिरी पल में शॉन आकर उसे कैच कर लेता है और उसकी जान बचाने के लिए कैलानी अब उससे इम्प्रेस हो जाती है। हैंक और अलेक्जेंडर मधुमक्खी के पीठ से उतर जाते हैं और शॉन कैलानी को भी उतार देता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरता क्योंकि उसके दिमाग में एक और आइडिया था। मधुमक्खी की पीठ पर चढ़कर वो फिर से तेजी से आगे की तरफ उड़ने लगता है तो पक्षी भी उसका पीछा करता है। अब वो हैंक की तरह ही टेक्निक लगाकर पक्षी को एक विशाल मकड़ी के जाले में फंसा देता है, लेकिन अगले ही पल मधुमक्खी की पीठ से गिरकर उसके पैर की एड़ी में मोच आ जाती है। तब हैंक वहीं उसका प्राथमिक उपचार करना चाहता है, लेकिन अलेक्जेंडर बताता है कि आइलैंड का ये हिस्सा और भी खतरनाक है। तब वो उसे कंधे पर उठाकर आइलैंड के दूसरी तरफ ले जाते हैं। वहाँ जाते जाते रात हो जाती है तो वो वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। हैंक और अलेक्जेंडर मिलकर शॉन की मोच आई एड़ी का इलाज करते हैं। अलेक्जेंडर तब हैंक से एक गाना गाने को कहता है क्योंकि गाना ही नेचुरल पेन किलर है। हैंक तब गबाटो का छोटा सा गिटार लेकर अपने बनाए लिरिक्स से एक शानदार गाना गाता है। अलेक्जेंडर तक ये गाना सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। हैंक बताता है कि ये गाना उसने बचपन में अपने पिता से सुना था, लेकिन जब वो 8 साल का था तब उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे। खैर रात वो वहीं गुजारने की तैयारी करते हैं। रात में सोने से पहले गबाटो अपनी बेटी से पूछता है कि क्या वो शॉन को पसंद करती है। जवाब में कैलानी कहती है कि अगर वो उसे पसंद करती भी है तो भी उनके बीच कुछ होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि शॉन इस एडवेंचर के खत्म होते ही यहाँ से वापस जाकर फिर से कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देगा और कैलानी वापस चली जाएगी छोटे से द्वीप पलाऊ में। गबाटो तब कहता है कि वो भी उसे कॉलेज भेजना चाहता है और इसके लिए वो सब कुछ करने को राजी है। इस तरह बातचीत के बाद रात में सब सो जाते हैं। अगली सुबह नींद से उठते ही शॉन को अपने पास ही पानी दिखाई देता है। तुरंत वो हैंक और अलेक्जेंडर को जगाता है। मामला देखकर हैंक समझ जाता है कि उसके अनुमान से बहुत पहले ही ये आइलैंड पानी में डूबने जा रहा है। शायद अब उनके पास केवल कुछ घंटे का समय है। उन्हें अभी नॉटिलस की तरफ निकलना होगा, लेकिन तब आसपास कहीं भी गबाटो दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ गया है, लेकिन कैलानी ठीक समझ जाती है कि वो कहाँ गया है। पिछली रात उसने वादा किया था कि वो उसे कॉलेज भेजने के लिए जो करना होगा करेगा, तो शायद वो उस गोल्ड माउंटेन पर सोना लाने गया है। तब कैलानी अपने पिता को वापस लाने के लिए जाना चाहती है, तो शॉन उसके साथ जाना चाहता है, लेकिन हैंक और अलेक्जेंडर दोनों उसे मना कर देते हैं क्योंकि गोल्ड माउंटेन यहाँ से 4 मील दूर है। मोचाए पैर से इतनी दूर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तब अलेक्जेंडर खुद ही कैलानी के साथ जाने का फैसला करता है और तट के पास फिर से एक साथ मिलने की बात कहकर वो कैलानी को लेकर निकल जाता है और हैंक और शॉन नॉटिलस की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर गबाटो तब तक गोल्ड माउंटेन पहुँच चुका है। पहाड़ के पास जाकर नीचे उतरने की कोशिश में वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। ठीक तभी उसे एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है और वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता। सफल न हो पाने पर वो आसपास की मिट्टी खोद शुरू कर देता है। इस तरह खोजते खोजते वो एक विशाल सोने का पत्थर निकाल लेता है। पूरी ताकत लगाकर वो पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलता। ठीक तभी वहाँ कैलानी आकर पहुँच जाती है। वो अपने पिता से कहती है कि उसके लिए उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इस तरह गबाटो को समझाने के बाद वो दोनों अलेक्जेंडर के साथ मिलकर तट की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दूर चलकर ही वो रास्ता भटक जाते हैं। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलेक्जेंडर का कंपास काम करना बंद कर देता है। दक्षिण किस तरफ है ये समझे बिना वो तट की तरफ नहीं जा पाएंगे। इस हालत में अलेक्जेंडर के दिमाग में एक और शानदार आइडिया आता है। उन्हें अब एक मकड़ी का जाला चाहिए, क्योंकि मकड़ियाँ दक्षिण की तरफ मुँह करके जाला बुनती हैं। ठीक उसी पल कैलानी ऊपर की तरफ इशारा करके सबको एक जायंट साइज की मकड़ी और उसका जाला दिखाती है। इस विशाल मकड़ी को देखकर डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो जाले की उल्टी दिशा में तेजी से चलने लगते हैं। दूसरी तरफ शॉन और हैंक तब तक लोकेशन पर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें आसपास कोई गुफा दिखाई नहीं देती। पहले तो वो सोचते हैं कि मैप में शायद गलत डायरेक्शन है, लेकिन अगले ही पल हैंक समझ जाता है कि गुफा असल में उनके पैरों के नीचे समंदर के पानी में डूब चुकी है। इसलिए नॉटिलस को वहाँ से निकालने के लिए उन्हें डाइव करके गुफा के अंदर पहुँचना होगा, लेकिन इस वक्त उनके साथ कोई डाइविंग इक्विपमेंट नहीं था। हैंक अब अपनी नेवी की टेक्निक लगाकर 2 स्कूबा टैंक बनाकर उनमें हवा भर लेता है। पानी के नीचे सांस रोकने से दम घुटने पर इस टैंक से सांस ली जा सकती है। उन्हें लेकर शॉन और हैंक समंदर में छलांग लगा देते हैं। फिर गुफा के अंदर डाइव करते ही उन्हें मिल जाती है मशहूर सबमरीन नॉटिलस। एक पल भी देर न करके वो ऊपर जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह पुराने और जंग लगे उस दरवाजे को खोलना मुमकिन नहीं हो रहा था। एक विशाल इलेक्ट्रिक फिश उनके ऊपर घूम रही थी। इस खतरनाक
अचानक मछली का इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर वो तुरंत मर जाएंगे। किसी तरह मछली को चकमा देकर पूरी ताकत से वो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। सबमरीन के अंदर जाकर वो आखिरकार चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी तक पानी नहीं घुसा था। अब 100 साल पुरानी इस सबमरीन को स्टार्ट करने की बारी थी। जूल्स वर्न की किताब पढ़कर हैंक को पता चल गया था कि इस सबमरीन का पावर स्विच कहाँ है। उसे दबाते ही सबमरीन के चारों तरफ लाइट जल उठती है, लेकिन सेकंड्स में ही वो फिर से बंद हो जाती है। दोनों समझ जाते हैं कि 100 साल से यहाँ पड़े रहने की वजह से सबमरीन का इंजन पहले ही डेड हो चुका है। उसे मैन्युअली बिजली चलाकर स्टार्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए पावरफुल बिजली के सोर्स की जरूरत होगी। फिर दोनों के दिमाग में जो आइडिया आता है वो एकदम ही क्रेजी था। सबमरीन के ऊपर घूम रही विशाल इलेक्ट्रिक ईल मछली को ही वो करंट सप्लाई देने का प्लान करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मछली को हाथ में करना होगा। इसलिए हैंक इंजन के तार से भाला बांधकर मछली पकड़ने के लिए तैयार होता है। ऊपर जाने से पहले शॉन उससे कहता है कि वो जरूर वापस आए, क्योंकि उसकी वजह से और कोई खो जाए ऐसा वो नहीं चाहता। हैंक भी उसे वादा करता है कि उसे वो यहाँ से सुरक्षित घर वापस ले जाएगा। ये कहते कहते वो सिर पर स्कूबा हेलमेट पहनकर इलेक्ट्रिक ईल का सामना करने के लिए तैयार होता है। शॉन उस मछली की तरफ टॉर्च मारकर उसे रोशनी की तरफ आकर्षित करने लगता है। कई बार फेल होने के बाद मछली आखिरकार सही टारगेट पर पहुंचती है और मौका मिलते ही हैंक अपना भाला सीधे मछली के मुंह के अंदर डाल देता है। उसके साथ ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पाकर नॉटिलस का इंजन तुरंत चालू हो जाता है। सबमरीन में हर जगह लाइट जल उठती है तो शॉन खुशी से उछल पड़ता है। उधर अलेक्जेंडर, गबाटो और केलानी तट पर पहुंचते पहुंचते वहां तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। दूर के ज्वालामुखी से भी लगातार आग की चिंगारियां निकल रही थीं, लेकिन आसपास कहीं भी उन्हें सबमरीन ना देखकर वो निराश हो जाते हैं। ऊपर से उनके पैरों के नीचे की जमीन एक के बाद एक भूकंप से थर-थर कांपने लगती है। अचानक उनके पैरों के नीचे की चट्टान के टुकड़े तेज भूकंप से टूट-टूट कर गिर जाते हैं। वो तीनों सिर्फ एक छोटी सी चट के टुकड़े पर खड़े थे। ये हिस्सा भी ढह जाता है तो तीनों पानी में गिरकर गोते खाने लगते हैं। बचने की उम्मीद वो लगभग छोड़ ही चुके थे। ठीक तभी उनके सामने हाजिर होती है नॉटिलस सबमरीन। शॉन और हैंक सही वक्त पर सबमरीन का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर खींच लेते हैं और सब मिलकर तब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन उनका खतरा अभी टला नहीं था। भूकंप की वजह से टूटकर गिरे चट्टानों के टुकड़ों से बचकर आगे जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कई टुकड़े सबमरीन से टकराते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वो अपने सामने एक विशाल चट्टान का टुकड़ा देखते हैं। इस चट्टान से टकराने पर सबमरीन समेत उनका ऊपर पहुंचना बिल्कुल कंफर्म था। हैंक तब गबाटो के हाथ में सबमरीन का कंट्रोल देकर जल्दी से फायरिंग गन में टॉर्पीडो फिट करने जाता है। सही वक्त कर टॉर्पीडो फिट करने के बाद वो शॉन को स्विच दबाकर फायर करने को कहता है। शॉन के स्विच दबाते ही टॉर्पीडो जाकर चट्टान के टुकड़े से टकराता है और वो फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और सबमरीन भी उसके बीच से आसानी से बाहर निकल आती है। अब उनके सामने और कोई खतरा नहीं था। सबमरीन को ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल पर रखकर वो बच जाने का जश्न मनाने लगते हैं। इस खतरनाक एडवेंचर के बाद बचकर लौटने के लिए सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। केलानी भी शॉन से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए उनके बीच भी अब एक नया रिश्ता बन जाता है और आखिरकार सब सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब होते हैं। इसके बाद सीन कट होकर हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां केलानी अब शॉन और हैंक के परिवार की सदस्य है। वो यहाँ आकर कॉलेज में भर्ती हो गई है। इधर नॉटिलस लेकर वापस आने के बाद गबाटो अब बहुत फेमस इंसान बन गया है। इस पुरानी सबमरीन को लेकर उसने एक जबरदस्त टूरिस्ट बिजनेस शुरू कर दिया है और अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। दूसरी तरफ हैंक और शॉन भी एक दूसरे के करीब आ गए हैं। उसके जन्मदिन पर जब सब पार्टी के लिए तैयार होते हैं, ठीक तभी अलेक्जेंडर वहाँ आकर सबको सरप्राइज देता है। इस बार वो गिफ्ट के तौर पर शॉन के हाथ में जूल्स वर्न की लिखी एक और किताब थमा देता है, जिसका नाम था द अर्थ टू द मून। और शायद उनका अगला प्लान इसी किताब के इर्द गिर्द होगा। और इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा।
तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपसे बहुत बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में।